नमस्कार साथियों, मैं नरेश काजला। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग नेक्सा के स्कैम के बाद में एक दूसरे को जानने लगे थे। सर्वप्रथम हम लोग पनलवा में मिले थे। तब तक कोई किसी को नहीं जानता था, अपनी अपनी टीम को जानता था। जब स्कैम हुआ तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि सब लोग क्या करें, क्या करना चाहिए। और पनलवा में जब हम लोग इकट्ठे हुए, धरना दिया, उस धरने में सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, परंतु सरकार के परमिशन नहीं देने के कारण हमें वहाँ पे निराशा मिली। उस निराशा के बाद में सब लोग टूट चुके थे, अपने होश हवास सब गवा चुके थे। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी तरह से भटक रहे थे। लेकिन प्रयास कुछ लोगों ने नहीं छोड़ा था, उसमें मैं भी एक था। मैं धोलेरा गया। जो हम लोगों को डर था कि इनके पास कोई सामान नहीं है, उसको दूर करने के लिए मैंने वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए और वो डॉक्यूमेंट लेके आके 2 मार्च को जयपुर में हमने सर्वप्रथम मीटिंग की। 2 मार्च को जब मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए तो सब लोगों ने मुझे ही काम करने के लिए प्रेरित किया। हर स्टेट से आए थे, वहाँ पे निश्चय किया कि हर स्टेट के व्यक्ति को आगे आना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को उसकी जानकारी दी जा सके। और उस मीटिंग में एक संगठन बनाया गया जिसमें करीब 40 व्यक्ति थे। फिर वहाँ से सब लोग दोबारा से अपने अपने घर चले गए, लेकिन कुछ ही लोग थे, 10-12 लोग, जो भाग भाग के काम कर रहे थे, सब लोगों के लिए काम कर रहे थे। और एक जगह एकत्रित होके सबका मकसद ये था कि ये लोग जिन्होंने ये स्कैम किया है वो यहाँ हैं या विदेश चले गए, पता नहीं है। इसलिए उन्होंने जोर शोर से जोर लगाकर एक अभियान चलाया, जिसमें मैंने हर साइट पे FIR दर्ज करवाई ताकि उन पे पुलिस प्रशासन पे दबाव बने और वो गिरफ्तार हों। उसमें हमने PMO पोर्टल, होम मिनिस्टर पोर्टल, CM पोर्टल, क्राइम ब्रांच पोर्टल, सब जगह हमने ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करवाई। उसके दबाव से 4 मार्च को गिरफ्तारी हुई। उसके बाद हम लोगों ने, सभी लोगों ने प्रशासन के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए धरना दिया जयपुर में। उस धरने में एक निर्णय लिया गया कि एक कमेटी का निर्माण हो, और कमेटी के निर्माण में कुछ लोगों को आगे किया गया। हर स्टेट से 2-2 व्यक्ति उसमें होने थे। लेकिन जैसे अभी है ठीक उसी प्रकार उस समय की भी सोच अच्छी थी कि बाहर के लोग आके भाग नहीं सकते, हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते, प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाना पड़ता है, तो वहीं के लोग होने से वो वहाँ पे प्रस्तुत हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 7 आदमियों के नाम दिए गए थे। उस टाइम वो सोच अच्छी थी, लेकिन कुछ समय के बाद लोगों की सोच हो गई कि लोकल व्यक्तियों को ही चुना गया है, ये जानबूझ के किया गया है। इस तरह से एक माहौल में, मतलब एक ऐसा प्रभाव एक देखने को मिला जिसमें लोग असंतुष्ट थे। उसके बाद में काफ़ी दिन हमारा धरना चला। हमने पूर्व मुख्यमंत्री साहब, चीफ सेक्रेटरी, DGP साहब, IG साहब, पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री साहब, सबसे मिले, उनसे राय मशुरा किया।
सबने बोला कि इस तरह के जो फ्रॉड्स होते हैं, इसमें यदि कंपनी ओनर सामने आ गया और वो अगर वो देना चाह रहा है तो आपसी समझौता शांतिपूर्ण तरीके से करके अगर हो सकता है तो इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। और ये बातें जो हम लोगों का एक डेलीगेशन जिसमें हर जगह के लोग थे वो इनके पास गए थे, जो चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गए, डीजीपी के पास गए, आईजी साहब के पास गए, और वहाँ से वो बात आके धरने में सबके सामने रखी। वो बात सबको अच्छी भी लगी, सब लोगों ने बोला ठीक है हम लोग तैयार हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर कोई नहीं काटना चाहता था। आज तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 साल से गुमराह किया जा रहा है, जबकि जून में धरना ख़त्म हुआ था। उससे पहले हमने मिलने की कोशिश की थी वादी पक्ष से, तो हमें मिलने नहीं दिया गया। फिर हमने डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट की थी, आईजी साहब के थ्रू एसपी साहब से मिलकर हम मिले थे। जब हम मिले थे उस समय तक उन लोगों की मंशा कोई नहीं जानता था। उन्होंने अपनी बात रखी, जो इस कंपनी में पूर्व समय से लोग जुड़े हुए थे। उन लोगों ने बोला कि नहीं, यदि इस तरह की बात है तो हम समझौता कर सकते हैं। और उस समय हमने सबसे पहले ये पॉइंट रखा कि जो विकलांग, विडो, इन सबको हम प्रथम बेनिफिट दिलाएंगे। और हो सकता है उस टाइम वादी पक्ष हमें धोखा दे रहा हो, लेकिन उस टाइम उसने ये शर्त कबूल की थी। हमें भी, सब लोगों को लगा कि अगर ये कबूल कर रहा है और किसी कारणवश सर्वर बंद हो गया या कंपनी में कुछ हो गया, ये तथ्य ना तो सामने आए थे ना उसने बताए, बहुत सारे कारण हो गए, यही कह के टाल दिया था। और हम लोगों ने, चाहे आप इसको मजबूरी समझे या लोगों की पीड़ा समझे, कि यदि हम कोर्ट केस लड़ते हैं तो बहुत सारे इश्यूज उस समय बताए जा रहे थे कि जिसने कैश पैसा दिया है उसकी एफआईआर नहीं ली जा रही, कैश पैसे की एफआईआर को कैसे शो करेंगे, और जो वैलेट सिस्टम था वो कोई मान्य नहीं था, तो उसमें किसी व्यक्ति ने वैलेट अपना यूज़ करने के लिए अपने खाते में पैसे ले लिए। बहुत सारे लोगों की सर्विस, नौकरी खतरे में थी। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के आगे खड़े लोगों ने, जिनको ये पब्लिक ने विश्वास किया था, लोगों ने विश्वास किया था, फैसला लिया कि हम समझौते के माध्यम से यदि करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग वहाँ आए धरने में, सब लोगों से डिस्कशन किया, लोगों ने उसको सही बताया। आज चाहे वो गलत बता रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन उस वक्त की जो सिचुएशन थी उस वक्त सब लोगों ने उसको सही बताया। और उस निर्णय के बाद में ही हम लोगों ने समझौते का हाथ आगे बढ़ाया था। समझौते का हाथ आगे बढ़ाने से पहले भी हम लोग भाग के बढ़ चढ़ के काम कर रहे थे। इसमें कमेटी के लोगों ने किसी से एक पैसा नहीं लिया। कमेटी के लोगों ने लोगों के विश्वास के अनुसार ही काम किया। उसके पास ऐसा कोई पावर नहीं था कि लोगों का पैसा चुका दिया जाए। प्रथम बार हम लोगों ने ये पॉइंट रखा था कि यदि ये देना चाह रहा है तो हमें दे के दिखाए। इनके अकाउंट सीज, इनकी ज़मीनें सीज, ये सभी को पता था। फिर भी इसने किसी दूसरे डेवलपर के माध्यम से हमें 35 प्लॉट्स की व्यवस्था करवाई। 28 जून को प्रथम रजिस्ट्रियाँ हुई थी, उसमें अलग अलग स्टेट के लोग थे। तो उस समय एलिगेशन कुछ और लगे थे कि जो आगे भाग रहे हैं उन्होंने अपने परिवार वालों के नाम, अपने नाम रजिस्ट्री करवाई हैं, रजिस्ट्रियाँ फर्जी हैं, रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती, ये अंदर हैं बाहर कैसे हो सकती हैं। तो वो सारी बाद में जांच होने के बाद में ये सामने आया कि नहीं, ये रजिस्ट्रियाँ तो सही हैं। फिर कुछ और तरह के एलिगेशन लगना शुरू हुआ कि ये डीएलसी इन लोगों ने खा लिया। मतलब किसी भी, अगर आपने किसी भी समाधान के ऊपर एक कदम बढ़ाया तो उसके खिलाफ 10 पॉइंट लिख के उसको एनी टाइम, हर वक्त बिगाड़ने की कोशिश करी गई। और जो लोग काम कर रहे थे उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई।
वहाँ पे सारे तथ्य सामने आए। ना तो वो रजिस्ट्रियाँ फर्जी थी, ना ही वहाँ की डीएलसी किसी ने खाई थी। वो डीएलसी उस व्यक्ति के नाम उस अकाउंट्स में जाती है जिसके नाम ज़मीन होती है, खाता होता है। और जिन लोगों ने ज़मीन ली वो खुश थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी खुशी और इस काम की जो स्टार्टिंग थी उससे खुश नहीं थे। उसमें हम लोगों ने एक दो व्यक्ति ऐसे थे जिनकी ज़्यादा प्रॉब्लम शो की गई थी। सारे लोग एक जगह हो गए थे, उनको बाहर निकालने के लिए, बाहर निकाल कर हिसाब करने के लिए सारे एग्री थे। उस एवज में हमने सब लोगों को पूछा और सब लोगों ने अपनी संपूर्ण सहमति देकर अपनी स्वेच्छा से शपथ पत्र दिए। आज वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमने उनको भ्रम में रखा। हर व्यक्ति हमारे साथ आज भी जुड़ा हुआ है, वो स्वार्थ के वश जुड़ा हुआ है। नहीं जानते, लोगों को लगा कि ये लोग काम कर रहे हैं और ये सही करेंगे, इसलिए हमारा बेनिफिट होगा, हमारी रिकवरी होगी, इसलिए हमसे जुड़े थे। ये एक कटु सत्य है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। आज जो ग्रुप में अच्छे अच्छे आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को भी पता है कि हम लोगों ने क्या किया और क्या नहीं किया। जिस व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी थी उस व्यक्ति को किसी भी तरह से हमने मदद की। उसमें कोई एक पर्टिकुलर नहीं था। उसमें जयपुर में धरने के वक्त में एक करौली में हादसा हुआ था, वहाँ पे भी हमने मदद की, लेकिन उन व्यक्तियों ने उस मदद को अपने सर माथे लगाकर एक्सेप्ट किया कि पूरा ना सही लेकिन कुछ मदद हुई। मजदूर वर्ग का एक एक्सीडेंट हुआ था जयपुर में, हमने उसकी भी मदद की थी। उस टाइम तक ना कोई हमारा इन लोगों के साथ समझौता हुआ था, लेकिन जिन लोगों ने 2 पैसे कमा रखे थे उनसे हमने हाथ पैर जोड़ करके मदद करवाई थी। इस तरह से हम लोगों ने धीरे धीरे मदद करवाई, लेकिन जो लोग एक अच्छे संस्कारी थे उन्होंने उसको सिर माथे लगाया और यह उम्मीद की कि आगे उनका पूरा हिसाब हो जाएगा। लेकिन उसमें कुछ लोग थे जो एक बहुत ही अच्छी नीयत से उस चीज को इस तरह से प्रदर्शन किया कि ये ऐसे नहीं, ऐसे इसलिए इन्होंने जानबूझ के किया है। तो उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पब्लिक के लिए वो एक सोचनीय, एक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला एक आकलन हो गया कि इस तरह से हम टॉर्चर करते हैं तो इस तरह से पेमेंट मिलेगा, और उस ग्रुप में अन्य लोग शामिल होते हैं। उनको ये लगता है कि जो आगे खड़े हैं वो लोग अपना घर भर रहे हैं, वो लोग अपने रिश्तेदारों को पैसा दे रहे हैं, जबकि अगर ऐसा होता तो ये कंपनी, ये सर्वर ये बंद ही नहीं होते। किसी भी व्यक्ति को पैसा मिला नहीं मिला ऑथेंटिक किसी के पास नहीं है। बस आप अपनी नीयत से व्हाट्सएप ग्रुप में एक इस तरह का माहौल जनरेट कर रहे हैं कि लोग एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं। जिस किसी से हम मिले भी नहीं है वो व्यक्ति भी आज ये बोल रहा है कि ये व्यक्ति मेरे घर आए और मेरे को धमकी दी, मेरे को बरगलाया, मेरे को एफआईआर नहीं करने दी, मैं इसलिए लेट हो गया। तो इस तरह का जो व्यवहार है उससे पुलिस प्रशासन या कोई भी सिस्टम है, आप लोग सोचते हैं कि ये जिसका हम नाम देंगे उसको गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं साहब, उसमें ऑथेंटिक जांच है, प्रशासन जांच करेगा, उसमें जो गुनहगार पाया जाएगा वो पक्का गिरफ्तार होगा और उसको सजा मिलनी भी चाहिए। लेकिन हम लोग अपनी मानसिकता और अपने संस्कार छोड़ चुके हैं, क्योंकि हम उन लोगों को डिमोरलाइज कर रहे हैं जो हमारे लिए काम कर रहे थे। सर्वप्रथम यही बात था कि जैसे तैसे इनको बाहर निकालें और बाहर निकालकर हिसाब करवाएं। उस वक्त जो वादी पक्ष है उसने काफी अच्छे से सहयोग किया था, इसलिए सब लोगों को लगा कि वो हमारी बात मानेंगे। उन्होंने एक्सेप्ट किया था जो कमेटी करेगी वो हम लोग मानने को तैयार हैं। कमेटी जैसे कहेगी वैसे हिसाब करने को तैयार हैं। छोटे अमाउंट्स को हम पेमेंट देंगे, बाकी लैंड जो ले सकते हैं उनको लैंड से हम निदान करेंगे। जिनके बड़े अमाउंट्स हैं उसको कुछ लैंड कुछ पेमेंट देंगे। ये शर्तें हमने उनके पास मौखिक तौर पे रखी थी और उन्होंने एक्सेप्ट करी थी। उसी को मानकर हमने लैंड का उनसे डिमांड किया तो लैंड मिली और लैंड के
हमने बंटवारा प्लॉट के माध्यम से देना शुरू कर दिया। अब उसमें कुछ लोगों ने, जिसको लैंड मिली उसने सिर माथे लगाया, धन्यवाद दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनकी पीड़ा असहनीय थी, उन्होंने बड़े अमाउंट्स लगा रखे थे, उन्होंने अपेक्षा की कि हमारा निदान पहले किया जाए, लेकिन वादी पक्ष ने एक भी पैसा अभी तक रिलीज नहीं किया। उसके लिए सिर्फ लोग एक व्हाट्सएप पे ये भावना लोगों में पैदा करते रहे कि ये खा गया, वो खा गया। आपके पैसे 23 जनवरी 2023 को ही लुट चुके थे। वापस दिलाने का एक प्रयास किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। हमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमारा जो पीड़ित पक्ष है उसका नुकसान हो। उसको ध्यान में रख के हमने काम किया कि हमारे लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके लोगों में ये भावना पैदा की गई तो शक कोई भी इलाज नहीं होता है। और मेरा आप लोगों से ये अभी भी निवेदन है, हमारे पास जब ये लगा कि नहीं, लोग ये नहीं चाहते कि ये लोग बाहर आए, लोग चाहते हैं कि ये एमओयू करके कंडीशन बेल पे आए, कुछ पॉइंट्स हमारे हैं, हमारा इतना पैसा लगा है और कंपनी का ओनर ये कह रहा है कंपनी घाटे में नहीं है, बेनिफिट में है, तो हमारे को इस हिसाब से हिसाब किया जाए। तो हम लोगों ने लिखित 15 पॉइंट जो पब्लिक की तरफ से आए थे उनके पास रखे। उसमें हम लोग एक व्यक्ति नहीं, 7 व्यक्ति गए थे उनके पास। हमारी तरफ से 7 व्यक्तियों का समूह, जिसको डेलीगेशन बोल सकते हैं, वो पीड़ित ही थे। आज उसको एक अलग से एक ग्रुप बना दिया गया है कि एक पीड़ा देने वाला, एक पक्ष जो पीड़ित पक्ष के लिए काम करता है उसको पीड़ित पक्ष का ना मान करके पीड़ा देने वाले का पक्ष आधे लोग मानते हैं, आधे पीड़ित का मानते हैं। कमेटी का रूप दे दिया गया। एक पक्ष पीड़ित हो गया। इस तरह से 3 पक्ष हो गए। और एक ऐसा पक्ष हो गया जो सिर्फ किसी भी इंसान को रेस्पेक्ट नहीं दे सकता, वो अनर्गल शब्दों का प्रयोग करके लोगों को भ्रम में डाल के एक दूसरे के ऊपर एफआईआर करने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह से हमारे अंदर हो गए 4 ग्रुप। जब ये पॉइंट्स हमने रखे उनके सामने तो उसमें कैप्टन रुगाराम साहब, कैप्टन गोकुल साहब, सूबेदार विद्याधर साहब, सूबेदार अजीत साहब, सूबेदार अकरम साहब, दिलीप सिंह जी, नरेश काजला, रणजीत सिंह जी शेखावत, इतने व्यक्ति वहाँ प्रेजेंट थे। उन पॉइंट्स को रखने पे वादी पक्ष ने जो पहले वादे किए थे कि जैसे कमेटी बोलेगी वहाँ अंगूठा टेकेंगे, जैसे कमेटी बोलेगी वहाँ सिग्नेचर करेंगे, जैसे कमेटी चाहेगी वैसे हम हिसाब करेंगे, उन सबको उसने नकार दिया। लोगों का कहना है कि आप लोग क्यों नहीं सामने आके बोलते, क्यों नहीं करते। तो हम इतना जो प्रयास किया उसको एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने मंथन किया और उन लोगों को हर तरह से मनाने का प्रयास किया। लोगों का कहना था कि इनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो साहब, उनके परिवार के व्यक्ति भी आए थे, धरने में भी आए थे, मीटिंगों में भी आए थे, लेकिन हर स्टेट में बैठा व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। कुछ ही लोग थे जो भाग रहे थे। आज यदि वो लोग आपके साथ, आपके आगे नहीं भाग रहे हैं तो आपको एक अंधेरा दिखाई देगा। जो व्यक्ति अरुणाचल में बैठा है, जो व्यक्ति असम में बैठा है, जो व्यक्ति हैदराबाद में बैठा है, उनके पास मैसेज देने के लिए भी कोई नहीं होगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ही लड़के मर जाएंगे। इसलिए आप ऐसा माहौल क्रिएट ना करें कि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं आप उनके लिए ही समस्या पैदा करें। किसी भी व्यक्ति से, एक भी व्यक्ति ने कोई पैसा नहीं लिया है। आपका जो फाइनेंशियल मुद्दा है, हम सारे के सारे एक लालच में, एक लोभ में आए थे। हाँ, मानता हूं कि लोभ में आने के लिए हमें प्रेरित किया गया था, जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने लोभ में आने के लिए प्रेरित किया था वो व्यक्ति कहीं न कहीं मेरा रिश्तेदार था या मेरा यार दोस्त था। तो मुझे जब ये पता चलता है कि वो व्यक्ति भी ठगा गया है तो मेरा फर्ज बनता है कि उसको साथ लेके मैं लड़ाई लड़ूं। ये हमारा मकसद था। इसमें लोगों ने बोला
कि क्यों नहीं बताया जा रहा है कि उन्होंने क्या बोला, जबकि काफ़ी लोगों ने बता दिया कि जो पॉइंट्स थे एमओयू का, कंडीशन बेल्स का, जो कंपनी अगर बेनिफिट में है तो लोगों को न्याय जल्दी मिले, जिनकी ईएमआईज हैं, जिनके लोन्स हैं, जिनके घर गिरवी रखे हुए हैं, किसी भी कारणवश लोभ में आके उन्होंने पैसे लगा दिए, तो आज उनको पहले न्याय मिले। ये बहुत सारी पीड़ाएं हैं जो हर साइड से आती हैं और उनको मद्देनजर रख के हमने उनको बोला कि ये आप एक्सेप्ट कर लो और जल्दी बाहर आके हिसाब कर दो। उन्होंने नकार दिया। हाँ, उन्होंने कुछ पॉइंट नकार दिए, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं ज़मीन के माध्यम से हिसाब करूँगा। पहले उन्होंने कमेटी की बात मानी थी, इसलिए कमेटी ने पूरे सहयोग से उनका साथ दिया और लोगों को जो प्लॉट्स देने थे दिए। लोगों की भ्रांतियां हैं कि उसमें कुछ जो सर्किल रेट होती है उसके हिसाब से जो पेमेंट आया वो लोग खा गए। किसी भी व्यक्ति ने यदि प्लॉट लिया है और वो व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है कि मेरा पैसा यहाँ पे खाया है, तो वो है एविडेंस। आप एक भी व्यक्ति से ये कहलवाइए कि मेरा पैसा मैंने इस व्यक्ति को दिया और इस पैसे का क्या यूज हुआ, या तो उसका लीडर वो बताएगा या वो खुद स्वयं व्यक्ति बताएगा। बाकी जो हिसाब किताब है उसका हिसाब किताब का जवाब मैं खुद, हम सारे कमेटी मेंबर्स, आप हमारे पास आइए, बताऊंगा कि ये पैसा यहाँ से आया और ये पैसा इस व्यक्ति के लिए दिया गया। जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराई उसने या तो अपने ग्रुप में दिया, या जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री ली उसका अपलाइन, जिस पीड़ित को ज्यादा जरूरत थी उसने लेके उसको दिया। और जो डीएलसी आती है ठीक उसी तरह से अगले को जिससे जमीन आई है, क्योंकि इनकी जमीनें सीज हैं, तो किसी न किसी व्यक्ति से ये बात करके जो जमीन अवेलेबल करवाते हैं, तो वो जमीन अगर हमारे पास आएगी तो हमें भी उसका डीएलसी पेड करना होता है। तो इस तरह से उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसमें भरम पैदा करने की जरूरत है नहीं शायद। और जो लोग बोल रहे हैं कि किसी की मदद नहीं हुई है, तो 1000 से ज़्यादा लोग हैं जिनका हिसाब ज़मीन के माध्यम से हुआ है और उससे जो डीएलसी आई उससे चंद लोगों को बेनिफिट मिला है। उसमें एमपी के भी हैं, जयपुर के भी हैं, पंजाब के व्यक्ति भी हैं। जब ये समझौता नहीं हुआ था तब भी उन व्यक्तियों की मदद की गई थी जो आज बोल नहीं रहे हैं। अम्बाला के भी हैं, दिल्ली में भी हैं, हर जगह पे हैं, सीकर में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिसाब नहीं हुआ। काफ़ी लोगों ने बीच बीच में आप लोगों को बोला कि हाँ मेरी मदद हुई है। मजदूर वर्ग के जो जैसे हमसे बन पड़ा किया, और वो मदद हम हमारे लिए भी कर सकते थे, हमारी टीमों को भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि हम एक पूर्णतः ईमानदारी से काम करना चाह रहे थे और वही हमने किया है। अब कंपनी का मालिक का कहना है कि मैं हिसाब करूंगा ज़मीन के माध्यम से, लेकिन वो पहले जैसे लोगों में ऑफिस बना रखे थे, अकाउंट्स खोल रखे थे, उनके माध्यम से वो हिसाब किया जाएगा, क्योंकि वो लोग अपने लोगों को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि कौन व्यक्ति ज़मीन लेने में सक्षम है और कौन व्यक्ति नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन नहीं किया। हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्शन था, एमओयू और कंडीशन बेल वो लोग नहीं आ रहे, नहीं आना चाहते हैं, इसके लिए हमारा ऑब्जेक्शन था। और उसके लिए हमने जो प्रक्रिया थी वो हम कर रहे हैं। हर व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही करने का हक है। जो व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा से हमारे साथ आया, हमने किसी को फोर्सलाइज नहीं किया। आज एक व्यक्ति यदि बिहार में है और वो ये बोलता है कि मेरे को बरगलाया गया, जबकि उसने वकील से बात किया, जज साहब से बात किया, पुलिस अधिकारियों से बात किया, उनकी बात को नहीं माना, उनकी बात को वो नहीं माना, उन्होंने उनको कानूनी कार्रवाई के लिए बोला, नहीं माना। लेकिन जो लोग आगे खड़े होके ये काम कर रहे थे उसे लगा कि नहीं, कानूनी पचड़े में पड़ने से मेरे को ये करना पड़ेगा, ये करना पहले तोला उसने, फिर उसने देखा कि ये 10 आदमी काम कर रहे हैं, इससे यदि मेरा समाधान हो जाता है तो मैं कानूनी प्रक्रिया में नहीं जाऊंगा। इस सोच के साथ वो सारे लोग आगे बढ़े हैं। हर व्यक्ति बढ़ा है, अपने इष्ट को साक्षी मान के सोच के देखना, हर व्यक्ति आगे बढ़ा है। जो नहीं बढ़ा है उसने अपनी कानूनी प्रक्रिया की है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आज उसको ये बोला जा रहा है कि चंद लोगों ने हमें भ्रमित किया। साहब, हम भ्रमित थे, हम लालची थे, हम स्वार्थी थे, अपने स्वार्थ के पेटे हम जुड़े थे, हम करोड़ों कमाने चाहते थे, इसलिए हम जुड़े थे। और आज भी हम
इस चीज़ से बचना चाह रहे हैं, कोर्ट कचहरी से बाहर निकलने से, सिर्फ हम व्हाट्सएप में शादी के कार्ड्स भेजते हैं, परेशानियां भेजते हैं, लोन की कागज़ भेजते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, लेकिन उनकी खुद की एफआईआर नहीं है, नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक भ्रम और एक इस तरह का माहौल जनरेट किया जा रहा है, जिससे जो आदमी आप लोगों के लिए काम करता है वो नहीं करेगा। इसमें होना क्या है, इसमें होगा ये कि लोग एफआईआर करो, जिसको नहीं विश्वास है उसने की है और कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पे थोपने से आपका पैसा नहीं आएगा। जो जमीन लेना चाहते हैं वो अपने लीडरों के माध्यम से प्रयास करें। जिनके लीडर ग्राउंड में अवेलेबल नहीं है, वो अपने उस चैन में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति एक एक्टिव है जो आपकी मदद कर सकता है, उसके माध्यम से जुड़े। कमेटी ने जो काम किया था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, और जिसको किसी को और ज़्यादा डीपली पता करना है वो व्यक्ति आप आके हमें मिल सकते हैं, मिलके पूरा विवरण ले सकते हैं। मेहरबानी करके ये व्हाट्सएप ग्रुपों के योद्धा ना बने, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अगर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगा तो मेरा हिसाब नहीं होना है, लोगों को भ्रमित करूंगा तो मेरा हिसाब नहीं होना है। हो सकता है वो भ्रमित होके कुछ एक्शन करें, लेकिन मेरा हिसाब नहीं होगा। तो जो लोग इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, अच्छा है कि वो लोग अपनी स्वयं की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएं, एक दूसरे पे लाछन ना लगाएं। बाकी जो जानना चाह रहे हैं वो आके स्वयं मिले, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको पूरा हिसाब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, हम सब लोगों के लिए काम कर रहे थे। बाकी किसी का ये राइट नहीं बनता है कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, घर पे बैठा है, उसको आप इस तरह के बिहेवियर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों को शायद कानून के बारे में नहीं पता है, तो आप वकील साहब से लीगल प्रोसेस से पूछ के पता कर लीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को खुद को लीगल एडवाइजरी से बात करवाई है, उनका फर्स्ट वर्ड यही था कि समझौता इज द बेस्ट प्रोसेस, इससे अच्छा कुछ है नहीं, यदि वो समझौते पे खरे उतरते हैं तो। अदरवाइज ऐसे लोगों को आप कानूनी प्रक्रिया के तहत ही बांध सकते हैं। ये उनके वर्ड थे, लेकिन वो भाई साहब आज उनके वर्ड पे ना रहकर अपनी कानूनी प्रक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन चंद लोग जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर टारगेट करते हैं। उससे हासिल क्या होगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग जो जमीन से हिसाब चाहते हैं उनका चल रहा है, और जिनको विश्वास नहीं है वो अपनी जो भी प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं अपनाइए, किसी पे लांछन ना लगाइए। हम पहले भी काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और इसके लिए कितने लोग कानूनी प्रक्रिया चाहते हैं, कितने लोग समझौते से पैसा लेना चाहते हैं, और कितने ज़मीन से सुलझना चाहते हैं, उसके लिए हम पहले की तरह एक गूगल फॉर्म डाल देंगे। उस गूगल फॉर्म को आप फिलअप कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि सब लोगों को पता लग सके कि कितने लोग समझौते से हिसाब करवाना चाहते हैं और कितने लोग कानूनी प्रक्रिया से हिसाब करवाना चाहते हैं। उसमें किसी की आइडेंटिफाई को शो नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों ने भ्रमित किया है, तो उससे ये पता लग जाएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, और इसको अच्छे से करेंगे तो शायद हमें मदद मिले कि साहब ये चाहते हैं, और हम उसको आप लोगों की इच्छा के अनुसार कानूनी प्रोसेस में भी ला सकते हैं। धन्यवाद।